हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 35 to 40. So let's get started. Let x be a two-digit number and y be another two-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest two-digit number, then what is the number of possible values of x? ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर x है a b. ठीक है, टू डिजिट नंबर है, दोनों डिजिट क्या हो गई, एक डिजिट हो गई ए, दूसरी डिजिट हो गई बी. y क्या है, y भी एक टू डिजिट नंबर है जो कि x की डिजिट्स को इंटरचेंज करके बना है, तो ये क्या हो गया बी ए. ठीक है, लेकिन x को लिखने का प्रॉपर तरीका हमारा क्या होगा, x को लिखने का प्रॉपर तरीका होगा हमारा 10 इंटू ए प्लस बी. ये क्यों लिखा है हमने कि मान लेते हैं कोई टू डिजिट नंबर है 27, तो ये क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 7. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नंबर है 45, तो ये होगा 4 इंटू 10 प्लस 5. तो यही यूज करके हमने यहाँ पर लिखा है x क्या हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस बी. तो x हमारा हो गया 10 इंटू ए प्लस बी. अब y क्या हो जाएगा इसी तरह से 10 इंटू बी प्लस ए, ये हमारा y हो गया. ठीक है, तो अब हमें बोला है जो x प्लस y है ये ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा 99. 99 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट में चला गया, तो ये नहीं होगा, तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है हमारा 99. ठीक है, तो अब x प्लस वाई क्या हो गया 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ से 99. ठीक है, तो अब 10a प्लस a ये हमारा हो गया 11a प्लस b प्लस 10b 11b इज इक्वल टू हमारा हो गया 99. 11 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 99. अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 9 टाइम्स, तो a प्लस बी यहाँ से हमारा आया है 9. ठीक है, तो अब ये पूछा है कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो x की उतनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जितनी a या b की वैल्यूज हो सकती हैं, उतनी ही x की वैल्यूज पॉसिबल होंगी. ठीक है, तो a की वैल्यू मान लेते हैं 1 है और b की वैल्यू 8 है, तो एक वैल्यू x की हमारी आ जाएगी 18. ठीक है, दूसरी है a की मान ली 2 है और b की 7 है, a की 3 है और b की 8 है. a प्लस b को हमें हमेशा 9 लेकर चलना है, तो a को 1 माना है तो b 8 होगा, a को 2 माना है तो b 7 होगा, a को 3 माना है तो b क्या होगा 6. ठीक है, ये हमेशा जो दोनों का सम है वो 9 होना चाहिए, ये हमें यहाँ से पता चला है. ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 4 है तो b की क्या हो जाएगी 5, a की 5 है तो b की हो जाएगी 4. अब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 6 है तो b की हो जाएगी 3 और a की वैल्यू 7 है तो b की हो जाएगी 2 और a की वैल्यू अगर 8 है तो b की हो जाएगी 1. ठीक है, 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 होते ही x या y में से कोई भी एक डिजिट सिंगल डिजिट रह जाएगा, तो इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे. 1 से 9 तक में ही हम देखेंगे कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं. तो कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा D 8. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. ठीक है, if the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? ठीक है, तो एवरेज पे क्वेश्चन है और हम एवरेज वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सारे पीवाईक्यूज एवरेज से रिलेटेड जो भी आए थे वो डिस्कस किए थे. तो वहीं पे हमने देखा था कि एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. इसका मतलब क्या कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि जो विमेन है उनका एवरेज वेट 63 केजी है, विमेन का एवरेज वेट जो है वो 63 केजी है, तो ये 63 हो गया एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ डेटा. टोटल हमें निकालना होगा क्योंकि हमें पता नहीं है टोटल क्या है, ये दिया भी नहीं है हमें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. तो नंबर कितना है, विमेन का नंबर है 4, तो डिवाइडेड बाय 4 यहाँ से हम कर देंगे. ठीक है, तो विमेन का एवरेज जो है वो है 63 और ये हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ 4 विमेन डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया हमारा टोटल, अगर हम निकालें टोटल वेट विमेन का तो ये हमारा हो जाएगा 63 इंटू 4 और ये हमारा हो जाएगा 252 केजी. ठीक है, इतना समझ आया.
टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अब हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। बॉयज का एवरेज वेट कितना है, तो टोटल वेट बॉयज का 6 बॉयज हैं, तो 6 बॉयज का टोटल वेट कितना है हमारा 252 केजी, क्योंकि 6 बॉयज का टोटल वेट ही तो 4 विमेन के इक्वल है, तो यही हो जाएगा हमारा 6b इज इक्वल टू 252 केजी। तो बॉयज का एवरेज वेट अगर हम देखेंगे तो वो हमारा आएगा 252 डिवाइडेड बाय 6, और ये हमारा हो जाएगा 42 केजी। ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट हम निकालेंगे तो टोटल बॉयज का टोटल वेट 252 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो नंबर कितने हैं बॉयज के 6 नंबर में है बॉयज, तो 6, इसीलिए 6 से डिवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 42। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलती रहती हूँ। प्लीज इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए तो कोई भी डाउट मन में ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में सेम डे पर कितनी बार जो ये आवर हैंड है वो इस मिनट हैंड के साथ कोइंसाइड करेगा, दोनों सेम लाइन पर होंगे। कितनी बार ऐसा होगा 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में। ठीक है, 4 घंटे का टाइम है ऑलमोस्ट हमारे पास। तो 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में जो आवर हैंड है वो यहां से यहां पर मूव कर चुका होगा, जैसा यहां हम देख रहे हैं, तो ये यहां पर मूव कर गया है और 10 बजे वो यहां पर था। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो हर 60 मिनट में पूरा इस तरह से घूम रहा होगा। ठीक है, मिनट हेड तो पूरा ही इस तरह से घूम रहा होगा। तो अब अगर हम बात करें कि पहली बार ये लोग कब कोइंसाइड करेंगे, तो ये मिनट हैंड जो है वो यहां से घूमकर इधर आ रहा होगा, और तब तक जो आवर हैंड है वो भी यहाँ पर कहीं आ चुका होगा। तो अराउंड 10:55, एग्जैक्ट 10:55 नहीं होगा, अराउंड 10:55 ऐसा होगा कि ये कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों ही यहाँ पर होंगे, दोनों हैंड्स, आवर हैंड भी यहाँ पर होगा और मिनट हैंड भी यहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट होगा एग्जैक्ट 12 बजे जब वो दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। उसके बाद 12 से 1 के बीच में देखेंगे तो वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 12 बजे ही वो कोइंसाइड किए, तो आवर हैंड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा और मिनट हैंड जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा 1 बजे तक में। उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में वो लोग वापस से कोइंसाइड करेंगे, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 से 2 के बीच में वो आवर हैंड जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा और जो मिनट हैंड है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, तो एक हो गया 1 से 2 बजे के बीच में। तो इस तरह से कितनी बार, 3 बार ऐसा होगा कि वो कोइंसाइड करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा ए, 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। ठीक है, तो ये बोला कि 2025 का जो कैलेंडर है वो कौन से ईयर के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि 1 जनवरी 2025 को अगर संडे है, अगर संडे होता है तो नेक्स्ट कौन से ईयर में सेम 1 जनवरी को संडे पड़ने वाला है, ये हमें बताना है। तभी तो पूरा साल जो होगा सेम ही डे पड़ेंगे और सेम ही कैलेंडर बनेगा। तो नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सी 1 जनवरी को नेक्स्ट संडे पड़ने वाला है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी नॉर्मल ईयर की बात करें तो किसी भी नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। सबसे पहली बात तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन अगर होता है और डेज की बात की जाती है तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरे पूरे 52 वीक्स बनकर आते हैं, प्लस एक ऑड डे आता है। ठीक है, एक ऑड डे होता है और 52 वीक पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, और अगर हम एक लीप ईयर की बात करें 366 डेज की, तो हमारे पास इसे 7 से डिवाइड करने पर 52 वीक पूरे ही बनेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक साल में 52 वीक पूरे होते हैं। ठीक है, प्लस 2 ऑड डेज हमारे पास लीप ईयर में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब 2025 है, इसे अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल ईयर है
कोई लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितना हमारा ऑड डे आएगा, एक ऑड डे इसमें हमारा पड़ने वाला है। एक ऑड डे का मतलब क्या है कि अगर हमने माना कि 1 जनवरी 2025 को संडे था, तो 1 जनवरी 2026 में मंडे पड़ने वाला है। एक ऑड डे मतलब एक दिन आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिर 2027 के 1 जनवरी की, तो ट्यूसडे पड़ेगा उस दिन। 2028 में की अगर हम बात करें तो उस दिन हमारा पड़ने वाला है वेंसडे। अब अगर हम यहाँ पे 28 की बात करें तो ये लीप ईयर हो गया। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो एक हमारा लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से 7 टाइम्स पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए जो ये 2028 है ये एक लीप ईयर है। तो अब हमारे 2 ऑड डे आ जाएंगे, तो 2 ऑड डे का मतलब है वेंसडे, थर्सडे नहीं आएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। 2029 में हमारा 1 जनवरी को फ्राइडे हो जाएगा। उसके बाद 2030 में हमारा जो है वो यहाँ पर वापस से एक दिन बढ़ेगा, तो सैटरडे पड़ेगा 1 जनवरी 2030 को। और 2031 1 जनवरी 2031 पे हमारा संडे पड़ने वाला है, तो आंसर यहाँ से हमारा आएगा 2031 में। तभी 1 जनवरी 2025 पे संडे है और 1 जनवरी 2031 पे संडे है, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर सी 2031। ये वाला जो 2031 वाला कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम पड़ेगा हमारा 2025 वाले कैलेंडर के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। Let p, q, r and s be distinct positive integers. Let p, q be odd and r, s be even. Consider the following statements. ठीक है, तो p, q, r और s डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनमें से p और q ऑड हैं और r और s जो है वो इवन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है p माइनस आर होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस इज इवन, ठीक है। तो अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि s इवन है, तो अगर हम इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि जो भी इवन नंबर होता है, कोई भी इवन नंबर हो गया, लेट्स से 8 या फिर 6, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम उस इवन नंबर से किसी भी और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा, तो इसलिए वो हमेशा इवन ही आएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड है q माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर एस इज इवन, तो यहाँ पर भी ये है कि s से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये भी इवन ही होने वाला है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, q प्लस आर होल स्क्वायर इंटू पी प्लस एस इज ऑड। ओके, तो अब यहाँ पर इवन नंबर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें, अगर q प्लस आर क्या है, q ऑड नंबर है और r इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड प्लस इवन का स्क्वायर यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ऑड प्लस इवन का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है, तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ऑड नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। इंटू पी प्लस एस, अब p भी यहाँ पर ऑड है और s इवन है, तो ये भी ऑड प्लस इवन है, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऑड नंबर ही होता है, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड अगर हम करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, वो इवन नहीं हो सकता किसी भी केस में। तो आंसर क्या होगा, थर्ड भी करेक्ट है यहाँ पर, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आंसर यहाँ पर होगा हमारा डी। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। What is the angle between minute hand and hour hand when the clock shows 425 hours? ठीक है, तो 425 आवर्स पे हमें ये बताना कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लॉक के बारे में जान लेते हैं, कितना एंगल बनता है, किस तरह से बनता है और कैसे मूव करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आवर हैंड की, सिर्फ आवर हैंड की, तो एक आवर हैंड लाइक 12 आवर्स में, क्योंकि 12 ही नंबर्स होते हैं पूरी क्लॉक में, तो 12 आवर्स में ये पूरा 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। ये पूरा जो एंगल है ये होता है 360 डिग्री, एक सर्कल जो बनाता है वो एंगल होता है 360 डिग्री। तो जो आवर हैंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना मूव करेगा, 360
डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 30 डिग्रीज। 1 आवर में एक आवर हैंड 30 डिग्रीज मूव करता है। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करता है तो 1 मिनट में कितना मूव कर जाएगा? 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि हाफ डिग्री वो मूव करेगा। ठीक है, 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री मूव करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आवर हैंड की। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो ये जो मिनट हैंड है बड़ा वाला जो होता है ये 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में ही ये पूरा इस तरह से यहां तक मूव कर जाता है, तो 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में ये कितना मूव करेगा? 1 मिनट में ये मूव करेगा 6 डिग्रीज। तो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज मूव करता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें पूछा हुआ था यूपीएससी 2024 में उसे देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 4 o'clock पे ये जो आवर हैंड है ये यहाँ पर होगा। एग्जैक्टली 4 बजे आवर हैंड यहाँ पर होता, 4 के वहां पर। ठीक है, लेकिन क्योंकि 4:25 हो रहे हैं तो ये थोड़ा इस तरफ मूव कर चुका है। अब हमें ये बताना है कि ये कितना इधर मूव किया है। ठीक है, तो अब अगर हम ये वाले एंगल की बात करें 4 से 5 के बीच में, तो क्योंकि पूरी जो क्लॉक है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा होता है 30 डिग्रीज। तो जो एक एक नंबर के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्रीज का। 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का बनेगा, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का बनेगा, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री का बनेगा, और 4 और 5 के बीच में भी 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में एग्जैक्टली 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा, तो ये बड़ा वाला जो एंगल है ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं तो आवर हैंड मूव कर चुका है 4 से आगे। ठीक है, तो कितना मूव किया है? तो 25 मिनट में कितना? 1 मिनट में करता है हाफ डिग्री, तो 25 मिनट में कितना कर जाएगा? 25 इंटू हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 डिग्रीज। तो ये जो आवर हैंड है ये 4 से 12.5 डिग्री इधर मूव कर चुका है। ठीक है, तो हमें निकालना था ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12.5, तो ये हमारा आ जाएगा 17.5 डिग्रीज। तो आंसर यहां से हमारा आएगा सी 17.5 डिग्रीज। अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जहां जितने कितना भी छोटे से छोटा भी अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई भी डाउट ना रहे मन में। उस टाइम पे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होने चाहिए, तो प्लीज कितना भी छोटे से छोटा भी डाउट है तो वो भी पूछिए। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।